चैप्टर 1 पहली मुलाकात। एक लड़की मुंबई की सड़कों रात के 11:30 बजे पर बेतहाशा भागे जा रही थी। उसकी उम्र यही कुछ 17-18 साल होगी। चेहरे पर खौफ साफ समझ आ रहा था। वो बार बार पीछे पलट कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे पकड़कर फिर उस दलदल में न ले जाए जहां से वो भाग कर आई थी। वो भागते भागते हाईवे पर पहुंच गई। उसने थोड़ी देर सांस ली, अगल बगल देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो फिर से भागना शुरू कर दिया। पर अचानक उसके चेहरे पर लाइट पड़ी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, गाड़ी उसके एकदम करीब आकर रुकी और वो लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। गाड़ी में बैठे शख्स ने लास्ट मिनट पर ब्रेक लगाया। कुछ पल की शांति के बाद शख्स गाड़ी के बाहर आया। अंधेरे के कारण उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसकी हाइट कुछ 6 फुट 2 इंच के करीब होगी। कद काठी मजबूत, चौड़ा सीना, परफेक्ट बॉडी और दिखने में बेहद दिलकश। उम्र करीब 27-28 साल होगी। उसके आसपास एक अजीब सा ऑरा था। उस लड़की के पास जाकर देखता है। लड़की की पीठ उसकी तरफ थी और चेहरा जमीन से ढका हुआ था। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो वह समझ गया कि वो बेहोश हो गई है। शख्स ने उसे पलटा और अपने हाथों से उसकी जुल्फें पीछे की। लड़की का मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकें, गोरा रंग, तीखी नाक और गुलाबी होंठ, जिन्हें देखकर लग रहा था कि ना जाने कब से सूखे पड़े हैं। होठों के नीचे एक प्यारा सा तिल जो उसे बाकी सबसे अलग बना रहा था। उसके चेहरे से उसका दर्द, थकान और परेशानियां झलक रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे कोई दर्द छुपा रहे थे। कुछ पल तो वो उसे देखता ही रहा। फिर जब उसकी नजर उसके माथे से बह रहे खून पर गई तब उसे एहसास हुआ कि लड़की के केवल चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान थे। खून की कुछ बूंदें जमीन पर भी गिर रही थी। उस लड़के ने उसे अपनी बाहों में उठाकर फुर्ती से गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ तेजी से गाड़ी चलाने लगा। शख्स की नजर बार बार रेयर व्यू मिरर से पीछे जा रही थी। ना जाने क्यों, पर लड़की को तकलीफ में देखकर कुछ था उसके दिल में जो दुख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। करीब 20-25 मिनट के बाद उसकी गाड़ी मुंबई शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाइफ केयर के सामने आकर रुकती है। इस हॉस्पिटल में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स काम करते थे। हॉस्पिटल की फीस अफोर्ड कर पाना किसी मिडिल क्लास इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। वो शख्स तेजी से गाड़ी से बाहर आया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगा। उस आदमी को देखते ही हॉस्पिटल गार्ड ने कुर्सी से उठकर विश किया। उस शख्स ने बिना ध्यान दिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हॉस्पिटल स्टाफ उसे देखकर शॉक हो जाता है, जैसे ना जाने कौन सा अजूबा देख लिया हो, पर उस आदमी ने बिना किसी पर ध्यान दिए लड़की को सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गया। इमरजेंसी वार्ड में 2 जूनियर डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर उस आदमी के पास गया और कहा, गुड इवनिंग डॉक्टर अंसारी, सब ठीक तो है और ये लड़की कौन है? डॉक्टर अंसारी ने गुस्से में बोला, इट्स नॉट द राइट टाइम, डैम इट, एडमिट हर फास्ट, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर सारा गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की हेड है। थोड़ी देर में एक 26-27 साल की लड़की वार्ड में आई। देखने में सिंपल पर फिर भी खूबसूरत। उसने आते ही डॉक्टर अंसारी को ग्रीट किया, गुड इवनिंग डॉक्टर अंसारी, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर अंसारी ने कहा, डॉक्टर सारा चेक द पेशेंट इमीडिएटली। डॉक्टर अंसारी का परेशान चेहरा देखती रह जाती है और उन्हें वार्ड से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है। डॉक्टर अंसारी ने पलटकर लड़की को देखा और वार्ड के बाहर बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था उनकी परेशानी और डर बढ़ता जा रहा था। ना जाने क्यों, पर उस लड़की के साथ उनको कनेक्शन सा फील हो रहा था। ये है डॉक्टर अरहम अंसारी। कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट और इस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी। कौन है ये लड़की? क्या बच पाएगी उसकी जान? कौन है जो उसके पीछे इस कदर पड़ा है? करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर सारा इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए। उनको आते देख डॉक्टर अंसारी, जो ना जाने कितनी देर से बेचैन इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे को टकटकी लगाए देख रहे थे, खड़े हुए और उनके पास आकर पूछा, डॉक्टर सारा, क्या वह ठीक है? कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है? ठीक तो है ना? आप चुप क्यों है? बोलिए। डॉक्टर सारा उन्हें हैरान होकर देख रही थी, क्योंकि डॉक्टर अंसारी कभी किसी की परवाह नहीं करते थे और ना तो हॉस्पिटल में कभी किसी ने उनकी फैमिली के बारे में सुना था। सबको बस इतना पता था वो अकेले हैं, न ज्यादा बोलते थे और नेचर से बहुत स्ट्रिक्ट। उन्हें सिर्फ ऑर्डर देना आता था और लोग उनके ऑर्डर फॉलो करते थे।
आज पहली बार डॉक्टर सारा ने उनके मुंह से इतने सारे शब्द एक साथ सुने थे, वो भी किसी की चिंता और फिक्र में। डॉक्टर सारा उन्हें शांत करते हुए बोली, डॉक्टर अंसारी, उस लड़की की हालत ठीक नहीं है। उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान है, जैसे किसी ने बहुत टॉर्चर किया हो, पीटा और शायद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है या शायद जबरदस्ती हुई भी है। अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा है, पर हाँ, उसे बहुत मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। हाँ, और एक बात, उसकी पूरी बॉडी पर सिगरेट और हाथों की कलाइयां और पैरों पर रस्सियों के निशान हैं। ना जाने कब से उसे बांध के रखा गया हो, और वक्त पर खाना ना देने के कारण भी कमजोरी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि जल्दी रिकवर करेगी। आप उसकी फैमिली में से किसी को बुला लीजिए, शायद उसको अब कोई अपना ही संभाल सकता है। मुझे लगता है आपको पुलिस को भी कॉल कर देना चाहिए। उसके साथ जो हुआ है उसके बाद पुलिस केस तो बनता ही है। और हाँ डॉक्टर, उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। ये सुनकर अरहम के होश उड़ जाते हैं। ना जाने क्यों ये सब सुनते वक्त उनके दिल में दर्द हो रहा था। उस लड़की की जगह खुद को महसूस कर रहे थे, जैसे ना जाने चोट उसे नहीं बल्कि उन्हें लगी हो। जब डॉक्टर सारा ने कहा उसके साथ शायद जबरदस्ती हुई है, तब उनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत सब साथ में आ गया। डॉक्टर अंसारी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप प्लीज उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। आप उसके लिए एक पर्सनल नर्स अपॉइंट कर दीजिए, और जैसे ही उसे होश आता है मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर सारा हाँ मैं सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चली जाती है, और डॉक्टर अंसारी एक आखिरी दफा उस वार्ड को देखने के बाद अपने कैबिन में चले जाते हैं। इधर डॉक्टर सारा जब अपने केबिन में आती है तो देखती है एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। उस लड़के की उम्र भी कुछ 27 होगी। दिखने में बहुत हैंडसम। उसने डॉक्टर सारा को देखा तो अपनी चेयर खड़ा हुआ और कहा, डॉक्टर सारा, मैंने आपको एक पेशेंट की फाइल दी थी स्टडी के लिए। डॉक्टर सारा, डॉक्टर अहमद, आप ये फाइल वाइल छोड़िए, आपको पता है आज तो गजब हो गया। डॉक्टर अहमद, क्यों सारा, ऐसा क्या हो गया? डॉक्टर सारा, अहमद, तुम्हें पता है आज डॉक्टर अंसारी एक लड़की को अपनी बाहों में उठाकर लेकर आए हैं। उसकी हालत बहुत सीरियस है, ना जाने उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसका डॉक्टर अंसारी से रिलेशन क्या है। मैंने आज तक डॉक्टर अंसारी को इतना घबराया और परेशान नहीं देखा किसी के लिए। डॉक्टर अहमद, क्या? और तुम मुझे यह अब बता रही हो? डॉक्टर सारा, सॉरी, पर मुझे लगा तुम्हें पता होगा। आफ्टर ऑल तुम डॉक्टर अंसारी के बेस्ट फ्रेंड हो, और वैसे भी उनके बारे में तुमसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता। तुम जानते हो वो लड़की कौन है? डॉक्टर अहमद, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले देखूं यह मसला क्या है। ना जाने कौन सी लड़की को उठा लाया है। इतना कहते ही डॉक्टर अहमद डॉक्टर सारा के कैबिन से निकल जाते हैं। इधर डॉक्टर अंसारी अपने केबिन में अपनी चेयर पर आंखें बंद कर कर बैठे हुए थे। उनके दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। ना जाने क्यों उनके जहन में बार बार उस लड़की का चेहरा आ रहा था। उसकी तड़प ना जाने क्यों उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। डॉक्टर अंसारी अपनी सोच में गुम थे। अचानक उनके कैबिन का दरवाजा खुला और डॉक्टर अहमद अंदर आए। डॉक्टर अहमद, ये तुम किसे उठा कर ले आए हो? और हम? डॉक्टर अंसारी, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है अहमद। डॉक्टर अहमद, देख हम, तुझे पता भी है पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच गई है। तेरे एक एक्शन के कारण चारों तरफ सब बातें कर रहे हैं। डॉक्टर अंसारी, और तुम्हें लगता है कि अरहम अंसारी को फर्क पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या कह और सोच रहा है? डॉक्टर अहमद, तू समझ नहीं रहा है, और वो लड़की कौन है जिसे तू सड़क से उठा ले आया है? जितना मुझे पता है तेरी जिंदगी में तो कोई लड़की नहीं है, ना तेरी कोई बहन है, ना कोई गर्लफ्रेंड, और तूने सारा को भी पुलिस कंप्लेंट करने से मना किया। हमें पहले पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए था, उसे एडमिट करने से पहले। हमें उसके परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पता है। उसकी फैमिली हम पर किडनैपिंग का केस लगा सकती है। इन सब केसेस में बिना पुलिस कंप्लेंट किए एडमिट करना इलीगल है, समझ यार। डॉक्टर अंसारी, हो गया तेरा। तुझे पता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाँ वो लड़की क्या कर रखा है तूने? उसका कुछ नाम है, माना कि अभी हमें पता नहीं है, पर फिर भी गिव हर सम रिस्पेक्ट। डॉक्टर अहमद, माना कि तुझे पुलिस और बाकी सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाबा हुजूर, अगर उन्हें पता चला ना तो उस लड़की को ऐसा गायब करवाएंगे कि तू कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा।
डॉक्टर अंसारी, इतनी इजाजत तो मैंने उन्हें भी नहीं दी कि उसको आंख उठाकर भी देखें। गायब करवाना तो बहुत दूर की बात है, और हाँ, अगर तुझे उनकी जी हुजूरी मेरे सामने करना है तो दरवाजा खुला है, तू जा सकता है। डॉक्टर अहमद, और किस हक से तू ये सब कह रहा है? किस हक से जाएगा अपने खुद के पिता के खिलाफ? अभी कुछ समय पहले उससे मिला है। उसकी फैमिली भी होगी शायद, जो कब से उसे ढूंढ रही होगी। कितने परेशान होंगे वो लोग। कुछ तो सोच, मेरी बात मान और पुलिस कंप्लेंट कर दे। डॉक्टर अंसारी, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा, ये बात समझ लें। अहमद और अरहम अपनी बातों में बिजी थे कि तभी एक नर्स दूर नॉक करके अंदर आए और कहा, सर उस लड़की को होश आ गया है, जल्दी चलिए। नर्स ने जैसे ही कहा कि उस लड़की को होश आ गया है, अरहम का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर अहमद और नर्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। डॉक्टर अरहम वार्ड के गेट पर ठहर गए। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। उस लड़की के एक हाथ में चाकू था और वो नस काटने की धमकी दे रही थी। हटो, दूर रहो, दूर रहो मुझसे, जाने दो मुझे, जाने दो। देखो, मुंह मुंह मुझे छूना नहीं, मैं मार दूंगी खुद को, दूर रहो, जाओ, जाने दो मुझे। नज उस लड़की को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वो किसी की सुन नहीं रही थी। उसने चाकू अपने हाथ की कलाई पर लगा रखा था और धीरे धीरे अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। अचानक से चक्कर आया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर अरहम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डॉक्टर अरहम ने उसे वापस से बेड पर लेटाया और उसका चेकअप करने लगे। लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कलाई से खून रस रहा था। कट छोटा था, इसलिए बात इतनी खतरे की नहीं थी। उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। डॉक्टर अरहम ने नर्स को कहा, मैंने कहा था ना एक नर्स 24 घंटे रहेगी, और डॉक्टर सारा ने भी कहा था कि इसे होश 6 बजे के बाद आएगा, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? नर्स ने कहा, सर हमने उन्हें हाई डोज ही दिया था, पर लगता है इन्हें काफी टाइम से हाई डोज के ड्रग्स दिए गए हैं, इसीलिए इन पर ज्यादा असर नहीं हुआ और जल्दी होश में आ गई। डॉक्टर अरहम, ठीक है, अभी आप यही रुकेंगी जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता। जैसे ही इन्हें होश आता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहते ही वार्ड से बाहर चले गए और डॉक्टर अहमद भी उनके पीछे पीछे चले गए। डॉक्टर अहमद अरहम के केबिन में आए और आते ही कहा, यार लड़की तो बहुत मासूम है, उम्र भी कम है, ना जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। डॉक्टर अरहम, इसीलिए मैं पुलिस को कंप्लेन नहीं कर रहा। अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। उसके साथ जो भी हुआ हो, मैं नहीं चाहता पुलिस उसे और स्ट्रेस दे। डॉक्टर अहमद, तू सही कह रहा है, पर तू ऐसे इसे अपने साथ जिंदगी भर तो नहीं रख सकता, और अभी तक तो बाबा हुजूर को पता नहीं चला, वरना अगर उन्हें पता चल जाए कि तू ऐसे किसी लड़की को उठाकर ले आया है तो ना जाने क्या करेंगे। अगर इसकी कोई फैमिली नहीं भी है तो पुलिस को कांटेक्ट करेंगे, वो किसी गो में डालेंगे। तू इसे ऐसे तो नहीं रख सकता ना, कुछ तो सोल्यूशन देखना ही पड़ेगा। डॉक्टर अरहम, मुझे पता है क्या करना है, और तू बार बार बाबा हुजूर की धमकी क्यों दे रहा है? मैं डरता नहीं हूँ उनसे, और हाँ, पुलिस को कब बुलाना है मुझे पता है। पहले उसे होश आने दे, शांति से थोड़ा रिकवर करने दे। ये क्या लगा रखा है, अपने पास नहीं रख सकता, अपने पास नहीं रख सकता? क्यों नहीं रख सकता? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर अहमद, तू कहना क्या चाहता है? डॉक्टर अरहम, कुछ नहीं, तू छोड़ ये सब और अपने काम पर फोकस कर, मैं हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर अहमद ने फिर कुछ कहना ठीक नहीं समझा और डॉक्टर अरहम के कैबिन से बाहर चले गए। वक्त बीतता गया पर उस लड़की को होश नहीं आया। डॉक्टर सारा उस लड़की की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर अरहम के कैबिन में एंटर होती है। डॉक्टर अरहम, जो सुबह से ना जाने कितनी बेसब्री से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर सारा को आते देख बिना कुछ बोले उनके हाथ से रिपोर्ट लेकर चेक करने लगते हैं। रिपोर्ट जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। आखिर में जब उन्होंने फाइल बंद की, उनके चेहरे पर एक तरफ दर्द था और दूसरी तरफ सुकून। दर्द उस लड़की की दर्दनाक कहानी बयां कर रहा था, और सुकून इस बात का था उस लड़की की इज्जत अभी भी कायम है। रिपोर्ट्स में लिखा था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश तो कई बार की गई है, पर जबरदस्ती हुई नहीं है। डॉक्टर अरहम, रिपोर्ट में साफ लिखा है उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, इसलिए पुलिस केस हम नहीं कर सकते। उसे अब तक होश आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? डॉक्टर सारा, अक्सर नींद पूरी न होने के कारण वह बहुत कमजोर है, इसलिए अभी उसे एक नींद का इंजेक्शन दिया है, अब तो होश सुबह तक ही आ पाएगा, पर अगर। डॉक्टर अरहम, अगर क्या? डॉक्टर सारा, अगर उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है।
वक्त बीतता जा रहा था। डॉक्टर अरहम बेसब्री से उस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहे थे और देखते देखते रात भी इसी तरह निकल गई। सुबह की पहली किरण जब शीशे से छनकर उस लड़की के चेहरे पर आई, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वह हॉस्पिटल वार्ड में है। पिछली बार जब उसे होश आया था तब उसे कुछ पता नहीं चला कि वो क्या कह रहा है, क्या समय हुआ है, वो हॉस्पिटल में कैसे आए। उसने अपने आसपास देखा, एक नर्स सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। थोड़ी देर सीलिंग को देखते रहने के बाद वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। उसका हाथ साइड टेबल पर रखे पानी के ग्लास पर पड़ा और ग्लास टूटकर बिखर गया। ग्लास टूटने की आवाज से जब नर्स का ध्यान उसकी तरफ गया, वो दौड़ के उसके पास आई और कहा, अरे बेटा आराम से, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं देती हूँ। तुम हिलो मत, आराम से बैठी रहो। लड़की ने नर्स को कोई जवाब नहीं दिया। नर्स ने उसे एक ग्लास में पानी दिया और फिर उसके सिर पर हाथ फिराने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो लड़की डरकर पीछे होने लगी। नर्स ने उसे शांत करा और बाहर जाकर वार्ड बॉय को डॉक्टर अरहम को बुलाने के लिए बोला। इधर डॉक्टर अरहम कल से घर नहीं गए थे। अपने कैबिन में बैठकर किसी पेशेंट की फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। तभी कैबिन के दूर नॉक होता है। एक वार्ड बॉय परमिशन लेकर अंदर आता और उन्हें बताता है कि लड़की को होश आ गया है। डॉक्टर अरहम ने जैसे ही सुन, वो सब कुछ छोड़कर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे। एक बार फिर उनका दिल जोरों से धड़क उठा। वो जल्द से जल्द उस लड़की को देखना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसा लगा था। बहुत से सवाल से उनके जहन में, पर जवाब सिर्फ उस लड़की के पास थे। जैसे ही वह इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो नजरें झुकाए बेड पर बैठी थी। नर्स ना जाने उससे कितने सवाल कर रही थी, वो किसी का जवाब नहीं दे रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर अरहम ना जाने कब तक गेट पर खड़े होकर उसे निहारते रहे, जैसे उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। डॉक्टर अरहम ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही डॉक्टर अरहम कमरे एंटर हुए, उस लड़की ने पहली बार अपनी नजरें उठाकर देखा। डॉक्टर अरहम धीरे धीरे उसके पास गए, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने नर्स से पूछा, कब होश आया इन्हें। नर्स, सर अभी कुछ देर पहले, पर कुछ बोल ही नहीं रही है, ना कुछ रिएक्ट कर रही है। डॉक्टर अरहम उस लड़की के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं, अब कैसा महसूस कर रही है आप। लड़की एक बार फिर नजर उठाकर उन्हें देखती है, पर कुछ नहीं कहती है। सब लोग नोटिस कर रहे थे कि वह सिर्फ डॉक्टर अरहम की बातों पर रिएक्ट कर रही थी, बाकी किसी की बातों पर नहीं। डॉक्टर अरहम बहुत देर तक उसके जवाब का इंतजार करते रहे, पर शांति से खाली आंखों से उन्हें देखती रही। डॉक्टर अरहम समझ गए कि शायद अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने उससे बिना कोई और सवाल किए नर्स से कहा, आप इन्हें कुछ खिला दीजिए और दवाइयां देकर सुला दीजिएगा। शी नीड्स रेस्ट। मैं बाद में आकर देखता हूँ, और हाँ कोई ना कोई प्लीज इनके पास रहें, इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। इतना कहकर एक बार फिर उस लड़की पर नजर डालकर वो वार्ड से बाहर चले गए। उनके सवालों को अभी भी कोई जवाब नहीं मिला था, पर दिल में सुकून था, कम से कम उसे होश तो आ गया। जैसे ही डॉक्टर अरहम वार्ड से बाहर निकले, पीछे से नर्स ने आवाज देकर रोका और उनके पास आकर कहा, सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। डॉक्टर अरहम ने सिर हिलाकर सहमति दी। नर्स, सर मैं सुबह से उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसने मुझे एक दफा भी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही आपने उससे सवाल किया उसने आपको देखा, रिएक्ट किया। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है अगर उसे नॉर्मल कोई कर सकता है तो आप ही हैं। डॉक्टर अरहम ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से चले गए। उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था उनके सिवा। डॉक्टर अरहम वापस अपने केबिन की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही एक वार्ड बॉय मिला और उसने कहा, सर वह एक इमरजेंसी केस आ गया है, प्लीज जल्दी चलिए। डॉक्टर अरहम बिना देरी किए सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ गए और करीब 3 घंटे के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, उनके चेहरे पर थकान थी, पर एक सुकून भी, एक और जिंदगी बच गई। वो वापस अपने केबिन की तरह निकल ही रहे थे कि रास्ते में ही उन्हें वो नर्स दिखाई दी जो उस लड़की के लिए ही अपॉइंट की गई थी। उसे देखकर डॉक्टर अरहम वहीं रुक गए और वह नर्स उनके पास आए और उसने कहा, सर वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। हम बहुत देर से खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर खाना तो दूर हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अरहम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इमरजेंसी वार्ड की तरफ चले गए जहां वह लड़की थी। जैसे ही डॉक्टर अरहम उस रूम में आए, उस लड़की ने एक बार फिर नजर उठाकर उन्हें देखा, पर इस बार उसने अपनी नजरें फेरी नहीं, वह बस उन्हें देखती रही। डॉक्टर अरहम उसके पास आए और कहा, आपने कुछ खाया क्यों नहीं।
उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन देखती रही। अरहम समझ गए थे कि वो कुछ नहीं कहने वाली, तो उन्होंने साइड में रखी खिचड़ी की प्लेट उठाए और एक चम्मच उसके मुंह के पास ले गए। लड़की ने फिर से अपनी नजरें उठाए और धीरे से अपना मुंह खोला। डॉक्टर, अरहम ने उसे खिलाया। पास बैठी वो नर्स कब से ये देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितने दिनों बाद उस लड़की ने कुछ खाया था। डॉक्टर, अरहम ने उसे दवाइयां दी और उसे सुला भी दिया। इस बीच दोनों खामोश थे, पर फिर भी कुछ बातें तो हुई थी, शायद आंखों के जरिए। डॉक्टर, अरहम उस नर्स के पास आए और कहा, आपको उसके खाने का और बाकी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे खाना और दवाइयां दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चले गए। नर्स बस उन्हें देखती रह गई। इतने सालों में पहली बार उसने डॉक्टर अरहम को किसी की फिक्र करते हुए देखा। डॉक्टर अरहम जब अपने केबिन में आए तो डॉक्टर अहमद उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर अहमद ने कहा, और कब तक तू उस लड़की को अपने पास रखने वाला है? डॉक्टर अरहम, पता नहीं, शायद हमेशा। डॉक्टर अहमद, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। उसकी कोई फैमिली उसे ढूंढ रही होगी, और अगर बाबा साहब को पता चल गया तो तू जानता है क्या हो सकता है। डॉक्टर अरहम, नहीं, मैं नहीं जानता, तू ही बता दे। मैं भी तो सुनूं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर अहमद, तू समझ नहीं रहा है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो इस लड़की को भी कुछ कर सकते हैं। इस लड़की से तेरा कोई रिलेशन नहीं है, तू समझ मैं क्या कह रहा हूँ? लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है, बिना इसे जाने इतना कुछ कर रहा है। डॉक्टर अरहम, तुझे लगता है वो कुछ करेंगे और मैं करने दूंगा? मुझे लगता है तू भूल गया कि मैं हूँ कौन। एक डॉक्टर के अलावा भी मेरी पहचान है, और वो मेरे ही बाप है, उनसे 2 कदम आगे रहना आता है मुझे। डॉक्टर अहमद, अच्छा माना कि बाबा साहेब को तू संभाल लेगा, लेकिन इस लड़की की भी कोई फैमिली तो होगी। डॉक्टर अरहम, मैंने अपने सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश की है। मुझे लगता है उसकी कोई फैमिली नहीं है, और अगर है भी तो कोई फिक्र नहीं है। कोई भी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाने नहीं आया। उसकी हालत देखी तूने। मैं फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, और रही बात कहाँ रहेगी कैसे रहेगी तो मैं देख लूंगा। और अगर फैमिली सही नहीं है तो मैं उनके पास तो नहीं जाने दूंगा, आई डोंट केयर। डॉक्टर अहमद, इट्स इलीगल। डॉक्टर अरहम, मेरे लिए सब लीगल है, समझा, और मुझे लगता है तू बहुत फ्री है तभी तो यहाँ घूम रहा है। जाकर अपना काम कर, मेरे काम में मत पड़। डॉक्टर अहमद, मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो, वैसे भी तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है, एक और प्रॉब्लम को इनवाइट मत कर। डॉक्टर अरहम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। डॉक्टर अहमद, वो क्या? डॉक्टर अरहम, रहने दे, तू नहीं समझेगा। डॉक्टर अहमद, तू उसे बिना किसी रिश्ते के तो नहीं रख सकता, किसी गो में शायद ठीक भी रहे, पर। डॉक्टर अरहम, ठीक है, तो मैं उसे कहीं और रख लूंगा, किसी फ्लैट में, मेरे पास बहुत सारे हैं। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रही बात रिश्ते की, तो मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है कि उसके साथ रहने के लिए मुझे किसी रिश्ते की जरूरत है। डॉक्टर अहमद, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? ये समाज देखा है, तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन वो एक लड़की है, उससे 10 लोग सवाल करेंगे। अभी वो बहुत छोटी है, 18 साल की भी नहीं होगी, जब समझदार हो जाएगी उसके बाद उसे किसी और के साथ जाना हो तब तो क्या करेगा? डॉक्टर अरहम, तो तू बता क्या करूं? उसे छोड़ दूं ऐसे अकेले? आई एम सॉरी, मुझसे तो नहीं होगा। डॉक्टर अहमद, एक तरीका है मेरे पास, पर। डॉक्टर अरहम, क्या? डॉक्टर अहमद, पहले मेरी पूरी बात सुन, उसके बाद कुछ कहना। डॉक्टर अरहम, बोल, सुन रहा हूं मैं, बस कुछ सेंसेबल बोलना। डॉक्टर अहमद, निकाह कर ले उससे। डॉक्टर अरहम, मैंने कहा था कुछ सेंसेबल बोलना। वो 11 साल छोटी है मुझसे, और तू जानता है मैं कभी किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, और उससे तो बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी है। डॉक्टर अहमद, इसमें खराबी ही क्या है? उम्र का फासला होना इतनी बड़ी बात नहीं है। तू उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक कर सकता है। मैंने देखा है जब तू आसपास होता है तो वो रिएक्ट करती है। मेरी बात समझने की कोशिश कर, और माना रिश्ता जिम्मेदारी का है, पर रिश्ता मोहब्बत से शुरू हो, जरूरी तो नहीं। तूने ही तो कहा था तुझे कभी शादी नहीं करनी, तो बस जिंदगी भर जिम्मेदारी का रिश्ता समझकर निभाते रहना, या फिर हमें उसे किसी गो में भेजना होगा, फैसला तेरा है। डॉक्टर अरहम, नहीं, मैं उसे किसी के भी साथ नहीं भेजूंगा, चाहे जो करना पड़ेगा। डॉक्टर अहमद, तो फिर बस एक यही तरीका है, और क्या पता कब तुझे अपने से 11 साल छोटी लड़की से मोहब्बत हो जाए, खुदा जाने। इतना कहते ही वो मुस्कुराते हुए अरहम के केबिन से चले गए और छोड़ गए अरहम को एक कश्मकश में।
2 दिन यूं ही बीत गए। अरहम अभी भी अहमद की बातों में कहीं उलझे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं डॉक्टर अहमद की बातें सेंसिबल तो थी, उस लड़की को बचाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर बाबा हुजूर अपनी करने पर आ गए तो उस लड़की को बचाना मुश्किल हो सकता था। उन्होंने उस लड़की के घर वालों के बारे में पता लगाने की भी बहुत कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं लगा। अरहम उसकी दवाइयों और खाने पीने का ध्यान रखते थे, अपने हाथों से उसे तीनों टाइम का खाना भी खिलाते थे। इसी बीच उन्होंने बहुत बार कोशिश की उससे कुछ बात करने पर कोई फायदा नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं कहा। पिछली रात अरहम 2 दिन बाद अपने घर गए थे क्योंकि उनके घर से लगातार फोन आ रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी को शक हो, इसलिए वो घर चले गए। आज सुबह जब वो वापस हॉस्पिटल आए तो बाहर उन्होंने कुछ आदमियों को देखा। पहनावे से वो गुंडे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। उनमें से एक आदमी ने फोन पर कहा, राका भाई हर जगह तो उस लड़की को देख चुके हैं, क्या पता वो मर वर गई हो। राका, शुभ शुभ बोलो, तुम्हें पता है ना मालिक के लिए लड़की कितनी जरूरी है। अगर उन्हें पता चला कि उसे एक खरोच भी आए है तो वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। रही बात उसके मरने की तो वो जिंदा है क्योंकि अभी तक हमें उसकी लाश नहीं मिली है। हर हॉस्पिटल में पता करो, समझे राघव। राघव भाई हर हॉस्पिटल में देख चुके हैं, बस एक यही बचा है और वैसे भी वो 17 साल की छोकरी कहाँ तक भागेगी, आखिर एक दिन तो हाथ आ ही जाएगी। राका, जितनी तुम्हारी जबान चलती है ना उतना ही दिमाग चलाओ और ढूंढो उसे। जिंदगी भर का वक्त नहीं है हमारे पास, अगर मालिक को पता चला कि वो भाग गई है तो वो क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। वो दोनों गुंडे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, इस बात से बेखबर कि कोई उनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था और शायद समझ में चुका था। दोनों गुंडे रिसेप्शन पर गए और वहां पर बैठी नर्स से सवाल करने लगे। डॉक्टर, और हमने नर्स को कुछ इशारे किए और वो समझ गई और कुछ भी बताने से मन कर दिया। मजबूरी में उन गुंडों को वहां से जाना पड़ा। उनके जाते ही अरहम नर्स के पास गए और पूछा, व्हाट वर दे आस्किंग। नर्स अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, नथिंग सर, बस पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। कोई 17-18 साल की लड़की हाल ही में एडमिट हुई है क्या। अरहम, ओके बट मेक श्योर दे डोंट फाइंड आउट एनीथिंग एंड नेक्स्ट टाइम इफ दे कम इन्फॉर्म मी इमीडिएटली, इफ दे विल कम बैक डोंट यू डरे टू इन्फॉर्म देम एनीथिंग एंड कॉल मी इमीडिएटल। नर्स, यस सर। अरहम बिना उसे कोई जवाब दिए इमरजेंसी वार्ड की तरफ चले गए। 12 घंटों से उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा था। जब रूम में आए तो कमरा एकदम खाली था। हॉस्पिटल बेड पर वो लड़की नहीं थी और वार्ड में कोई अटेंडेंट भी नहीं था। अरहम की सांसें ही रुक गई। उन्होंने चिल्लाकर नर्स को आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर तुरंत कमरे में आई और कहा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंसारी। अरहम ने चिल्लाते हुए पूछा, वेयर द हेल इज शी। नर्स घबरा कर बोली, सर 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 वो। अरहम को और बेचैनी होने लगी। वो उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और वो लड़की बाहर निकली। उसे देखकर अरहम के दिल को चैन आया। नर्स ने लड़की को देखकर कहा, सर मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। अरहम, रुकिए, आज यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं करेगी। नर्स, तो कहाँ करेगी। अरहम, आज आप इनका खाना हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में लगाए। आप इन्हें लेकर गार्डन में पहुंचिए, मैं आता हूँ। नर्स उस लड़की का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी तो उस लड़की ने जल्दी से अरहम की शर्ट पकड़ ली। नर्स जब उस लड़की को लेके बाहर जा रही होती है तो वो अरहम की शर्ट पकड़ लेती है। अरहम नर्स से कहते हैं, एक काम कीजिए, आप खाना लेकर आइए, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। अरहम आगे आगे चलने लगे और वो लड़की उनका कोट पकड़े पीछे पीछे चलने लगी। हॉस्पिटल गार्डन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वो दोनों गार्डन में एक रखी बेंच पर बैठ गए। अरहम ने कहा, आपको कैसा महसूस हो रहा है। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर अरहम ने फिर सवाल किया, आपका नाम क्या है। आपकी फैमिली में से कोई है जिससे हम राबता कर सके, आपके ठीक होने की खबर भी तो देनी है। अरहम ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, देखिए आप अब काफी बेहतर हो गई है, कल तक हम आपको डिस्चार्ज भी दे देंगे। बिना बाकी जानकारी के हम आपको यहाँ ज्यादा दिन तो रख नहीं सकते। हॉस्पिटल फीस भी आपको खुद ही पे करनी है। पुलिस को भी शायद इन्फॉर्म करना पड़े। पुलिस का नाम सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर डर की लकीरें दिखाई देने लगी जो अरहम से छिप ना सकी। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए पलटे और कुछ 2 कदम ही चले होंगे कि उनके कानों में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज पड़ी और उनकी आंखें बंद हो गई, चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। जहरा नाम है हमारा। जहरा नाम सुन के अरहम के दिल को ठंडक सी मिली। अरहम फिर से उस लड़की की तरफ पलटे और पूछा, आपकी फैमिली में कोई है जिसे हम इन्फॉर्म कर सके।
ज़हरा, नहीं, आप समझ लीजिए कि हम अनाथ हैं और इससे ज़्यादा हम आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, पर हाँ, अगर खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं आप तो प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। हम आपके पैसे कैसे ना कैसे करके वापस कर देंगे। इतना कहकर फिर चुप हो गई और इतने में नज़ आ गई जिसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। उसने अरहम से कहा, सर डॉक्टर अहमद आपको ढूंढ रहे हैं, आप चले जाए, इन्हीं में नाश्ता करवा दूंगी। डॉक्टर अहमद अरहम से पूछते हैं, तो क्या सोचा है? डॉक्टर सारा बता रही थी कल तक उस लड़की को डिस्चार्ज मिल जाएगा। अरहम ज़हरा अहमद मतलब अरहम ज़हरा नाम है उसका। अहमद तुझे कैसे पता? अरहम उसने खुद बताया। अहमद थोड़ा खुशी से, मतलब उसने तुझसे बात की? अरहम हाँ, पर केवल नाम बताया और उसकी फैमिली में कोई नहीं है। अहमद वैसे ज़हरा नाम तो बहुत खूबसूरत है। अरहम धीरे से, हाँ बिल्कुल उसकी तरह। अहमद कुछ कहा तूने? अरहम कुछ सुना तूने? अहमद नहीं। अरहम तो बस कुछ नहीं कहा। अहमद ये सब छोड़, अब बता करना क्या है? अरहम कुछ नहीं करना, वो मेरे साथ रहेगी मेरे घर। अहमद और तुझे लगता है कि बाबा साहेब बिना किसी रिश्ते के रहने देंगे? अरहम मैंने कब कहा वो बिना किसी रिश्ते के रहेगी? अहमद मतलब अरहम मतलब वो घर में मेरी बीवी बनकर रहेगी, यानी ज़हरा अरहम अंसारी बनकर। अहमद खुशी से, इसका मतलब तू मान गया? अरहम एक काम कर, एक वकील और काजी दोनों का कल तक इंतजाम कर। मैं कल ही उससे निकाह करूंगा और हाँ, डॉक्यूमेंट्स का भी संभाल लेना, मुझे नहीं लगता उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। अहमद ओके, बट तूने उससे पूछा? अरहम अभी तक तो नहीं, पर वो मैं हैंडल कर लूंगा। अहमद ओके बोलकर जाने लगता है, फिर कुछ सोचकर पीछे पलटकर शरारती ढंग से कहता है, वैसे भाभी खूबसूरत है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। अरहम मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखते हैं। अहमद के जाने के बाद अरहम अपनी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी के लिए चले जाते हैं और शाम को जब वापस आए तो अहमद उनके केबिन में इंतजार कर रहे थे। अहमद कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रहा हूँ, ऑपरेशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था ना? अरहम हाँ, डॉक्टर सारा से ज़हरा की कंडीशन के बारे में जानने गया था। उन्होंने कहा कि कल डिस्चार्ज तो हो जाएगा, पर मेंटली अभी भी काफी कमजोर है। अहमद सही कहा, बहुत छोटी है और ना जाने क्या क्या हुआ है उसके साथ। ज़हरा को प्यार की जरूरत है। अरहम दैट्स ग्रेट। अहमद तूने बात की उससे? अरहम नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं, खैर तू चिंता मत कर, मैं हैंडल कर लूंगा। अहमद ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टू बी वाइफ। अहमद के जाने के बाद अरहम अपनी सीट पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके सोचने लगता है कि कैसे वो ज़हरा को इस शादी के लिए मनाए। बहुत देर तक सोचने के बाद इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल पड़ा। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही अरहम के कदम दरवाजे पर ही रुक गए और वो एकटक अंदर लेटी ज़हरा को देखने लगा, जो ना जाने किन ख्यालों में एकटक सीलिंग को देख रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, ना दर्द ना परेशानी ना कुछ, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें तो चल रही है पर जीने की वजह तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उस मासूम सी गुड़िया को देखते हुए अरहम खुद से कहते हैं, जानते हैं आपके साथ बहुत कुछ हुआ है और शायद एक ज्यादती आज हम आपके साथ और करने जा रहे हैं, पर क्या करें, कोई और रास्ता ही नहीं है। पर वादा करते हैं आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देंगे, हर वक्त आपकी हिफाजत करेंगे, शायद कभी आपसे मोहब्बत ना कर पाए पर दुनिया की सारी खुशियां हम आपको देंगे। ना जाने क्यों आपकी परवाह और फिक्र करने को इस दिल ने हमें मजबूर कर दिया है, जिन जज्बातों का गला हमने बहुत पहले खुद घोंटा था आज आपके लिए फिर जिंदा हो चुके हैं। अरहम आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल होता है और ज़हरा के पास जाकर वहीं लगे स्टूल पर बैठ जाता है, पर ज़हरा अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई कब से उसे ताक रहा है और अब तो उसके पास भी आकर बैठ चुका है। जब अरहम को लगा कि शायद ज़हरा का ध्यान ही नहीं है तो उसने खुद ही बात की शुरुआत की, कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? अचानक से इस सवाल से ज़हरा का ध्यान सीलिंग से हटकर बगल में बैठे अरहम पर गया। जी अब बेहतर है। अरहम मुस्कुराकर कहता है, सुनकर अच्छा लगा, आपने डिनर किया? ज़हरा कहती है, जी। अरहम बिना उससे नज़र हटाए कहता है, वैसे कल आपका डिस्चार्ज है और आपके परिवार में भी कोई नहीं है, तो आपने सोचा है कि आप कहाँ जाएंगी और हॉस्पिटल की फीस कौन पे करेगा? ज़हरा सिर ऊपर उठाकर कहती है, पता नहीं, पर आप मुझे कुछ दिन दे दो, मैं फीस सबमिट कर दूंगी। अरहम कुछ सोचते हुए आगे कहता है, एक बात और, कल कुछ लोग किसी को ढूंढने आए थे, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया पर ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको ही ढूंढ रहे हो। आप जानती हैं इस बारे में कुछ? अरहम की इस बात से ज़हरा के चेहरे पर डर के भाव दिखने लगे, एकदम से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। चेहरा पूरा पसीने से भीग गया था।
उसे देखकर उसके खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। डॉक्टर, अरहम ने जल्दी से उसे पानी का गिलास थमाया और उसकी पीठ से हिलाने लगे। डर के मारे गिलास भी नहीं पकड़ पा रही थी। अरहम ने खुद उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और उसे शांत करा। फिर भी जब वो शांत नहीं हुई तो उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, जिससे वो धीरे धीरे थोड़ी देर में वो नॉर्मल होने लगी। उसकी यह हालत देखकर अरहम ने उससे कहा, क्या हुआ, एकदम से आप पैनिक क्यों होने लगी? जहरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी घबरा रही थी। अरहम ने आगे कहा, मुझे अंदाजा तो नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, पर इतना जानता हूँ, कुछ बहुत खौफनाक है जिससे आप गुजरी है, और आपकी यह हालत देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि वो लोग जरूर आपको ही ढूंढते हुए आए थे। शायद अभी भी ढूंढ रहे हैं और शायद एक दिन आपको ढूंढ लेंगे। अभी तो हमने आपको बचा लिया, पर बाद में कौन बचा पाएगा? क्या करेगी आप अकेले? आपकी तो कोई फैमिली भी नहीं है। देखिए, मैं जो आगे कहने वाला हूँ वो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर इसमें आपका ही फायदा है। आप चाहे तो मेरे घर में रह सकती हैं, पर एक शर्त है। जहरा उसे देखने लगी। जब अरहम ने जहरा को बात ध्यान से सुनते समझते देखा तो आगे कहा, देखिए, मैं आपको अपने घर बिना किसी रिश्ते के नहीं रख सकता, और क्योंकि इस केस में पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया है, आगे चलकर अगर वो लोग मुझसे आपको लेने आ गए तो मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरी कुछ लगती ही नहीं है। अगर बात पैसे और पावर की होती तो शायद मैं कुछ कर भी लेता, पर कहीं ना कहीं बात आपके कैरेक्टर पर आ सकती है। इसलिए मेरा पास एक सल्यूशन है। जहरा फुसफुसाती है, कैसा सल्यूशन? अरहम ने थोड़ा रुककर कहा, आप मुझसे निकाह कर लीजिए। अरहम के ये कहते ही जहरा शॉक हो गई। उसने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि अरहम कुछ ऐसा कहेगा। वो कैसे उससे शादी कर सकती है? जहरा तो उसे जानती भी नहीं है, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी? अगर उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया तो वो क्या करेगी? कितनी मुश्किल से वो भागी है, दोबारा उसमें कैद तो नहीं जा सकती। ना जाने क्या क्या उसके जहन में चल रहा था। अरहम उसके चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था। अरहम ने कहा, देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रही होंगी, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप मेरे पास रहेंगी तो महफूज भी रहेंगी और खुश भी। मैं आपकी हिफाजत भी कर पाऊंगा, और मेरे घर में बहुत लोग हैं। आप बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। आप वक्त लीजिए और कल सुबह तक सोचकर मुझे बता दीजिएगा। चलता हूँ। प्लीज टेक केयर। इतना कहकर अरहम जाने के लिए उठा। वो अभी 2 कदम चला ही था कि उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आई, जिसे सुनकर उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जहरा ने कहा, हम तैयार है। जहरा का ये कहना अरहम को ना जाने कितनी खुशी दे गया। आज उसे ऐसा लगा जैसे वो मुकम्मल हो गया। जहरा ने उसे जिंदगी जीने की वजह दे दी थी। अरहम ने बिना पलटे कहा, कल जोहर के बाद हमारा निकाह है, तैयार रहिएगा। इतना कहते ही वह बिना कुछ सुने वहां से चला गया। जहरा अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ना जाने क्यों दिल के हाथों मजबूर होकर उसने इतने बड़े फैसले के लिए हाँ कह दी। वो तो अरहम को ठीक से जानती भी नहीं थी। अपने अपनों से इतने धोखे खाने के बाद आज वो जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी है, किसी अनजान पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा था। अब एक दफा किसी अजनबी पर भी भरोसा करने का दिल कर रहा था उसका। बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में कब वो नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद खबर ना हुई। दूसरी तरफ जब से डॉक्टर अरहम ने जहरा की हाँ सुनी है, उनके चेहरे की तो मुस्कान जाने का ही नाम नहीं ले रही। ना जाने कितने लोगों को आज उन्होंने हैरतअंगेज कर रखा था। आखिर जिन डॉक्टर साहब के चेहरे पर कभी किसी ने कोई भाव नहीं देखा, आज उस पर एक दिलकश मुस्कान जो थी। अगली सुबह आज अरहम अपने वक्त से पहले ही हॉस्पिटल आ गए थे, पर वो एक दफा भी जहरा से मिलने नहीं गए। उनके मन में खौफ था कि कहीं वो मना ना कर दे। वो पेशेंट्स को चेक कर कर अपने केबिन में आए ही थे कि पीछे से डॉक्टर सारा कुछ फाइल्स के साथ उनके केबिन में आए और कहा, सर, आज जहरा का डिस्चार्ज करना है, पर हॉस्पिटल के सारे फॉर्म्स अभी भी इनकम्प्लीट है और उसकी तो फैमिली भी नहीं आई। फिर कैसे? अरहम, डोंट वरी, शाम तक उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी फैमिली आ जाएगी। सारा, पर सर, अभी तक तो एक भी बार उसकी फैमिली में से कोई नहीं आया। फिर अचानक अरहम मुस्कुराते हुए, अब तक नहीं आए पर अब आएगी, आप फिक्र ना करें। सारा को उनकी बात कुछ समझ तो नहीं आई, पर वो बस ये सर कार कर वहां से चली गई। इमरजेंसी वार्ड। जहरा आज सुबह से दरवाजे को देखे जा रही थी। एक दफा भी अरहम आज उससे मिलने नहीं आया था। वैसे रोजाना वो सुबह का नाश्ता उसे खुद कराता था, और अगर नाश्ता किसी वजह से ना करा पाए तो 1 या 2 दफा उससे मिलने तो जरूर आता था, पर आज पर एक दफा भी वो नहीं आया। इंतजार करते करते अब तो जहरा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी मुस्कुराते हुए नज उसके पास आई और उसे एक पेपर बैग थमाया और कहा,
ये लो और फ्रेश होकर जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी थोड़ी देर में तुम्हें जाना है ना। ज़हरा को उनकी बात समझ नहीं आई, उसे कहाँ जाना है, क्या उसका डिस्चार्ज हो रहा है, पर वो तो शाम को होने वाला था। उसने पेपर बैग देखा तो उसमें एक बहुत खूबसूरत पर सिंपल सा रेड अनारकली सूट था। वह कुछ पूछने को हुई पर तब तक नज वहां से चली गई थी। बहुत सारे सवालों के साथ उसने वो बैग उठाया और वॉशरूम में नहाने चली गई। करीब 20 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आई। वो लाल रंग का सिंपल सा अनारकली सूट उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल कमर से नीचे तक लहरा रहे थे। पानी की बूंदों के कारण अभी वो हल्के से गीले थे, जिन्हें वो तौलिए से सुखा रही थी। कानों में छोटी सी सोने की बालियां जो वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब पहनी हुई थी, ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें उतार दिया गया था, पर आज नर्स ने उसे वापस कर दी थी। वो बाल सुखाते सुखाते आकर पलंग पर बैठ गई। उसका पूरा ध्यान अपने बालों को सुखाने में था, इस बात से अनजान कि कोई उसे कितनी शिद्दत से देख रहा है। दरवाजे पर खड़ा अरहम दीवार से टेक लगाकर बस उसे ही निहारे जा रहा था। इस बात पर विश्वास करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि कोई सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। वो सब कुछ भुलाकर बस उसकी मासूमियत का दीदार किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब ज़हरा को लगा कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है तो उसने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और उसे वो दिखा जिसे देखने के लिए वह सुबह से बेचैन थी। अब जाकर उसकी नजरों को एक सुकून मिला था। कुछ पल के लिए तो दोनों की ही नजरें आपस में एक दूसरे पर ठहर गई। कुछ क्षण बाद ज़हरा ने इन नजरों के बंदिश को तोड़कर अपनी नजरें उस पर से हटाए और पलकें झुका ली। उसके ये करते ही अरहम होश में आए और उसकी तरह आते हुए कहा, आप तैयार हो गई, चले हमें चलना है, जौहर के बाद ही निकाह है। ज़हरा आप जी जी आप, मुझे लगा अरहम क्या लगा कि मैं नहीं आऊंगा। ज़हरा जी मतलब वो अरहम, अगर आप सोच रही हैं कि मैं वादे कर कर पीछे हटने वालों में से हूं तो शायद आप गलत है। आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थाम रहा हूं बल्कि निभाने के लिए थाम रहा हूं। ये कहते हुए अपना हाथ ज़हरा की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर तक उसके हाथ को देखने के बाद ज़हरा भी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। अरहम उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है जहां उसकी ब्लैक चमचमाती कार खड़ी थी। उसका दरवाजा खोलकर पहले वो ज़हरा को बैठाता है, फिर उसकी सीट बेल्ट लगाकर खुद अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कलेक्टरेट ऑफिस की तरफ गाड़ी घुमा देता है। रास्ते भर वो दोनों खामोश थे, किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। ज़हरा का तो पूरा ध्यान गाड़ी के खिड़की से बाहर नज़ारे देखने में था और अरहम चाहकर भी ज़हरा पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो लोग कलेक्टरेट ऑफिस पहुंच गए। अहमद और अरहम का असिस्टेंट रोनित उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ पहले से ही तैयार था। दोनों के वहां पहुंचते ही काजी साहब भी वहां पहुंच गए। उन दोनों को आमने सामने बैठाया गया और काजी साहब ने इस्लामिक तरीके से दोनों का निकाह पढ़ाया गया। फिर लिली भी दोनों की मैरिज रजिस्टर की गई। क्योंकि ज़हरा की उम्र सिर्फ 17 साल की थी इसलिए लिली उसकी शादी नहीं हो सकती थी, पर अहमद ने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे उन सब में उसकी एज बढ़ा दी थी। अहमद अरहम के गले लगते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, फाइनली यू गॉट मैरिड, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। अरहम, थैंक यू। रोनित, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर एंड मैम। अरहम, थैंक्स रोनित। अहमद, कॉन्ग्रेचुलेशंस छोटी भाभी। मैं ना आपको छोटी भाभी ही कहकर बुलाने वाला हूँ, क्या है ना, आप रिश्ते में तो बड़ी है पर वैसे तो आप बहुत छोटी है ना, इसलिए छोटी भाभी क्यूट है ना, बिल्कुल आपकी तरह। ज़हरा तो बेचारी सदमे में ही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिर में उसने कुछ कहा ही नहीं, बस अपनी नजरें झुका ली। सब उसकी परेशानी समझ रहे थे, आखिर इतनी छोटी जो थी। वो माहौल को नॉर्मल करने के लिए अरहम ने कहा, चलिए अब सब हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ की फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है, फिर घर भी तो जाना है। उसकी बात से सहमत होते हुए सब हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। अहमद और रोनित दोनों एक कार में और अरहम और ज़हरा एक कार में। जल्दी वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अरहम ज़हरा को वही नर्स के पास बिठाकर फॉर्मेलिटी पूरी करने गया। क्योंकि डॉक्टर सारा ही ज़हरा की डॉक्टर थी इसलिए सारी फॉर्मेलिटी उन्हीं को पूरी करनी थी। जब अरहम उनके केबिन में गए तो उन्हें देखकर वो झट से खड़ी हो गई और कहा, गुड इवनिंग सर, आप यहाँ, इज एवरीथिंग ओके? अरहम, यस डॉक्टर सारा, एवरीथिंग इज फाइन, आई जस्ट केम हियर टू नो दैट कैन वी डिस्चार्ज ज़हरा। जी डॉक्टर सारा, सब ठीक है, मैं बस यही पूछने आया हूँ कि क्या हम ज़हरा को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डॉक्टर सारा, यस सर, पर उनकी फैमिली तो आई नहीं अभी तक। अरहम मुस्कुराते हुए, जी नहीं, उनकी फैमिली आ गई है, आप मुझे फॉर्म दे दीजिए। डॉक्टर सारा अरहम को सारे फॉर्म्स दे देती हैं और अरहम उन्हीं के सामने सारे फॉर्म फिल करने लगते हैं। ये देखकर सारा को कुछ समझ नहीं आता, पर जब अरहम रिलेशन वाले कॉलम में खुद को ज़हरा का हस्बैंड लिखता है, ये देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चौंकते हुए सवाल करते हैं, सर शी योर वाइफ? अरहम, यस डॉक्टर सारा, शी इज माई वाइफ एंड आई एम हर गार्डियन। मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब हम लोग चलते हैं। डॉक्टर अरहम बिना कुछ कहे वहां से चले गए।
इधर अरहम वापस सेहरा के पास आए और उसे चलने के लिए कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट थी, जिसे समझते हुए उन्होंने उसका हाथ थामा और कहा, मुझ पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, मैं हूँ आपके साथ। ज़ेहरा ने फिर एक दफा उस पर भरोसा किया और चल पड़ी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने। कहानी की शुरुआत करने से पहले आज मैं आप सबको अंसारी फैमिली, मेल मेन लीड की फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ। ये फैमिली हमारी इस कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ही स्पेशल है हमारी इस कहानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंसारी फैमिली मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पावरफुल फैमिली है। पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, हर जगह इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, पर कभी भी इनकी फैमिली में से किसी भी शख्स ने कोई गलत काम नहीं किया। वजह है इनकी तरबियत, परवरिश और संस्कार। इस फैमिली में सबसे बड़े हैं गुलशेर अंसारी, उम्र 72, जिन्हें सब बाबा हुजूर कहकर बुलाते हैं। अपने वक्त के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ना कभी गलत करते हैं, ना कभी गलत बर्दाश्त करते हैं। अपने संस्कारों और परवरिश दोनों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा से थोड़े गर्म दिमाग के जरूर है, पर क्या करें, हमारे हीरो के दादाजी जो है, गर्म दिमाग तो होना लाजमी है। घर में सभी इनकी बात मानते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इनसे डर लगता है, पर इसलिए क्योंकि इनकी इज्जत करते हैं। इनके कोई भी फैसले कभी गलत होते ही नहीं है। उम्र का तजुर्बा जो ऐसा है। अब आते हैं नेक्स्ट मेंबर पर। शाहना अंसारी, एज 68, गुलशेर अंसारी यानी कि बाबा साहेब की बेगम। इनके मिजाज बहुत सरल है, सबसे प्यार से बात करती है और सब में खुशियां बांटती है। अगर कोई है जो अरहम के अलावा बाबा साहेब से नहीं डरता तो एक यही है। अरे भाई बीवी है, कुछ रोक तो बनता है। पूरे घर की भागदौड़ इन्हीं के हाथों में है, जिसे ये बहुत शिद्दत और मोहब्बत से निभाती हैं। अपने घर में अपने बेटों और बहुओं को बहुत मोहब्बत करती हैं और इनके पर पोते और पोते पोतियां तिया तो इनके जिगर के टुकड़े हैं। गुलशेर जी के दो बेटे हैं। छोटे बेटे अरसल अंसारी, एज 49, और बड़े बेटे इकबाल अंसारी, एज 54। दोनों में ही आपस में बहुत प्यार है। छोटे बेटे अरसल अंसारी की बेगम रिजवाना अंसारी, एज 42, और बड़े बेटे इकबाल अंसारी की बेगम शबाना अंसारी, एज 50। शबाना जी और रिजवाना जी दोनों सगी बहनें थी, उन्हें भी आपस में बहुत मोहब्बत है। अरसल और रिजवाना जी के दो बच्चे हैं, जैन और जोया, एज 20। दोनों ही जुड़वा है। जैन जोया से 5 मिनट बड़ा है। जुड़वा होने के कारण ही दोनों पूरा टाइम आपस में बस लड़ते रहते हैं, पर उन दोनों में मोहब्बत भी बहुत है, जो घर वालों से छुपी नहीं है। पर छोटे होने के कारण शैतानियां भी खूब करते हैं। इकबाल अंसारी और शबाना बेगम के भी दो बेटे हैं। बड़े बेटे काशवान अंसारी, उम्र 34, और छोटे बेटे हमारे डॉक्टर साहब यानी कि अरहम अंसारी, एज 28 में लैद। काशवान की वाइफ आयशा अंसारी, उम्र 30। दोनों के एक प्यारा सा 5 साल का बेटा भी है, जिसका नाम है नायाब अंसारी। यह घर में सबकी जान है। सबसे छोटे होने के कारण सभी बहुत प्यार करते हैं और इनकी हर जिद पूरी भी की जाती है। घर में सभी में आपस में बहुत मोहब्बत है और इनका परिवार एक सभ्य परिवार की मिसाल कायम करता है। घर का बड़े बेटे होने के कारण काशवान फैमिली बिजनेस ही संभालता है। इकबाल जी और अरसल जी भी उसी की मदद करते हैं। जोया और जैन अभी अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है। बाबा साहब अब इन सब चीजों से रिटायर हो चुके हैं, तो वह अपनी रिटायरमेंट का लुत्फ उठाते हैं। घर में सब कुछ उनके हिसाब से ही चलता है, सिवाय एक शख्स को छोड़कर, वो है हमारे डॉक्टर साहब यानी कि अरहम। बाबा साहेब और अरहम की कभी आपस में नहीं पटी। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट। बाबा साहेब चाहते थे कि अरहम भी काशवान के साथ बिजनेस संभाले, पर उन्हें यह नहीं पता था कि आराम अंसारी वो शेर है जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीता है। उसकी आंखों में बगावत है और मनमर्जी उसका जुनून। अपनी 12th के बाद ही अरहम ने AIPMT टॉप किया था और फिर इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद वो फॉरेन आगे की पढ़ाई के लिए चला गया और अभी 2 साल पहले ही वापस लौट कर आया है और आज इंडिया का यंगेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड कार्डियोलॉजिस्ट है। बाबा साहेब कभी नहीं चाहते थे कि अरहम डॉक्टर बने, पर उनकी एक ना चल पाए। आज भी अरहम वही करता है जो उसे करना होता है। घर के सारे नियमों के परे वो खुद के नियम बनाकर चलता है, जिसे सबको मानना होता है। बाबा साहेब को भी ऐसा नहीं है कि दादा पोते में मोहब्बत नहीं है, बात बस इतनी है कि दोनों का ही गुरूर एक दूसरे के आगे झुकने को नगावारा है। शबाना बेगम को हमेशा अरहम की चिंता सताती रहती है। वो बाकी सबसे इतना अलग जो है, बचपन से ही गंभीर, कम बोलना, अपने दिल की बात लोगों को ना बताना और खुद में ही रहना, यही खूबियां थी उसकी। बचपना तो उसमें बचपन में भी नहीं था। अभी भी उम्र केवल 28 है और सोचने समझने की ताकत और तरीका किसी अव्वल नंबर के तजुर्बेदार इंसान की तरह है। शबाना बेगम बस इतना चाहती है अरहम को कोई ऐसा हमसफर मिले जो उसे संभाले, उसका साथ दे, पर अरहम तो ना शादी करने की जिद पकड़ बैठा है। तो ये थी हमारी अंसारी फैमिली। अब कहानी पर वापस आते हैं।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अरहम ज़ेहरा को लेकर अंसारी हाउस पहुंचता है। अंसारी हाउस एक बहुत बड़ी हवेली के जैसा था जिसकी खूबसूरती किसी को भी एक पल के लिए अवाक कर दे। बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की एक बहुत बड़ी सी हवेली जिसके आगे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया गया था जिसमें ना जाने कितने तरीके के फूल लगे थे। बीच में जाने का रास्ता और मेन डोर के आगे एक बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन जो हवेली के चार चांद लगा रहे थे। अरहम ज़ेहरा का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल होने ही वाला था कि एक रौबदार आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया। वहीं रुक जाओ। यह आवाज़ बाबा साहेब की थी जो पूरी फैमिली के साथ हॉल में ही बैठे थे, पर जब उन्होंने अरहम को किसी अनजान लड़की के साथ आते देखा तो वहीं रोक दिया और खड़े होकर उसकी तरफ जाने लगे। बाबा साहेब को जाता देख सभी लोग भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। ज़ेहरा तो अपने सामने इतने सारे अनजान लोगों को देखकर डर से सहम गई। उसने झट से अरहम की शाट पकड़ी और उसके पीछे छिप गई जैसे उसे पता हो कि उसके साथ वो महफूज है। अरहम को एक अनजान लड़की के साथ देखकर सभी घरवाले शॉक थे क्योंकि सब जानते थे अरहम लड़कियों से कितना दूर रहता है। बाबा साहेब रौबदार आवाज में, ये कौन है जिसे तुम हमारी इजाजत के बगैर घर में लेकर आ रहे हो, क्या हम जान सकते हैं? अरहम बिना किसी एक्सप्रेशंस के, ये हमारी बीवी है मिसेस ज़हरा अरम अंसारी और यह कोई अनजान नहीं है बल्कि इस घर की बहू हैं और यह हमारे साथ यही रहेंगी। अरहम ने इतनी बड़ी बात ऐसे कह दी थी जैसे वो कोई छोटी मोटी अनाउंसमेंट कर रहा हो और घरवाले वो तो ऐसे शॉक में थे जैसे ना जाने उन्हें क्या सुन लिया हो। यहाँ तक कि बाबा साहेब भी कुछ पल के लिए तो सदमे में चले गए थे क्योंकि अरहम और शादी ये तो इम्पॉसिबल जैसा था। ना जाने कितनी कोशिश की थी सब लोगों ने कि वो शादी के लिए हाँ कह दे या वो कोई लड़की पसंद कर ले, पर उसका एक ही कहना था कि वो कभी शादी नहीं करेगा। फिर अचानक बीवी कहाँ से आ गई, वो भी उससे उम्र में इतनी छोटी। ऐसे ही कई सवाल घर वालों के और बाबा साहेब के दिमाग में चल रहे थे। कुछ देर के लिए तो वहां पर एकदम शांति छा गई। फिर कुछ सोचते हुए बाबा साहेब बोले, ये लड़की इस घर में बहू की तरह नहीं रहेगी। बाबा साहेब का फैसला सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे क्योंकि सबको लग रहा था कि कहीं बाबा साहेब उस लड़की को अपनाने से मना ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो सब जानते थे कि अरहम भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा क्योंकि वो कभी किसी की नहीं सुनता था। उसकी जिद ही उसके लिए मायने रखती थी। अरहम तेरी मुस्कुराहट के साथ, और आपको लगता है कि मैं आपकी इजाजत का मोहताज हूँ? बाबा साहेब भूलो मत बरखुरदार, यह हवेली आज भी हमारी है और यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला भी हमारा ही रहेगा। अरहम सही कहा आपने बाबा साहेब की हवेली आपकी है, यहाँ के नियम कानून भी आपके हैं, पर भूले मत मेरे अंदर भी आपका ही खून दौड़ता है और अरहम अंसारी किसी के नियमों और कानूनों की कैद से परे है। और अगर मेरी बेगम यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मेरा फर्ज था आपको इन्फॉर्म करना, जो मैं कर चुका हूँ। अब आपका फैसला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपनी बेगम के साथ यह घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि जहाँ मेरी बेगम नहीं रहेगी मैं भी नहीं रहूंगा। इतना कहकर वो ज़ेहरा का हाथ थामे जाने के लिए मुड़ा। वो अभी कुछ 2 कदम ही चला था कि उसके कानों में बाबा साहेब की आवाज आई। बाबा साहेब, हमने कहा कि वो बहू बनकर इस घर में नहीं रहेगी, पर हमने यह नहीं कहा कि वो घर में रहेगी ही नहीं। उनकी बात सुनकर अरहम के जाते कदम वहीं रुक गए और घर वालों की आंखों में फिर एक उम्मीद आ गई कि अरहम कहीं नहीं जाएगा। अरहम वापस आया और बाबा साहब के सामने गया और असमझ में उन्हें देखने लगा। बाबा साहेब ज़ेहरा के पास गए और कहा, क्या नाम है आपका? ज़ेहरा तो उन्हें अपने पास आता देख डर से सहम गई और अरहम के पीछे छुप गई। जब बाबा साहेब को लगा कि वो कुछ नहीं बोल रही तो उन्होंने अरहम की तरफ देखा तो अरहम ने प्यार से ज़ेहरा के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपना नाम बताने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही ज़ेहरा ने सहमी सी आवाज में कहा, ज़ेहरा। सभी अरहम का इतना प्यारा गैंगस्टर देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो कभी किसी से इतनी प्यार से बात नहीं करता था। वो किसी से बात कर ले वही बड़ी बात है, प्यार से बात करना तो दूर की बात है। बाबा साहेब मुस्कुराते हुए, बहुत प्यारा नाम है और आपकी उम्र? ज़ेहरा 17। बाबा साहेब मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फिरने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, पर हो डर से जल्दी से अरहम के पीछे झिप जाती है तो उनका हाथ हवा में ही रुक जाता और वो अपना हाथ नीचे कर लेते और अरहम की तरफ मुड़कर कहते हैं, हमने यह नहीं कहा कि वो यहाँ नहीं रहेंगी, वो यही रहेंगी, पर आपकी बेगम बनकर नहीं, इस घर
की बेटी बनकर जरा देखिए इनकी तरफ। 17 साल की उम्र में क्या आपको लगता है कि तैयार है एक रिश्ता निभाने के लिए, वो भी उम्र भर का। हम किसी के भी साथ जाती नहीं होने दे सकते और ना ही ज़हरा के साथ होने देंगे। जिस उम्र में बाकी लोग कॉलेज जाते हैं, मस्ती करते हैं, जिंदगी जीते हैं, आप उन्हें एक रिश्ते में बांधना चाहते हैं और हमें यह मंजूर नहीं। आपके लिए तो कानून मायने नहीं रखता पर हमारे लिए मायने रखता है, इसलिए हम यह फैसला लेते हैं कि ज़हरा यही रहेंगी, पर आपकी बेगम बनकर नहीं, इस घर की बेटी बनकर। अरहम पर हमने इनसे निकाह किया है और हमारा निकाह कोई नहीं झुठला सकता, आप ही नहीं। बाबा साहेब, हम भी आपका निकाह झुठला नहीं रहे, बस चाहते हैं कि आप ज़हरा को वक्त दें। अभी उम्र ही क्या है इनकी, सिर्फ 17। यह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। हम आपका निकाह मान रहे हैं पर हम चाहते हैं जब ज़हरा सही उम्र की हो जाए तब हम इनकी रुखसती करेंगे। तब तक यह आपके साथ नहीं रहेंगे बल्कि इस घर की बेटी बनकर रहेगी, आपकी बेगम बनकर नहीं। और जब ज़हरा बड़ी हो जाएंगी तो हम खुद रुखसती करेंगे। बाबा साहेब का फैसला सभी को सही लगा और अरहम ने भी बहुत सोचा, फिर उसे समझ आया कि कहीं ना कहीं बाबा साहेब सही कह रहे हैं, उसे ज़हरा के साथ ज्यादती भी नहीं करनी थी। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा अरहम का फैसला?